Dear colleagues, welcome to the video tutorial on the Clotixa Bioequivalence Study LBL. So we all are aware कि recently एक bioequivalence study complete की गई थी to prove the bioequivalence of the Clotixa with the Clexane. And उसी study के outcomes and conclusions हम लोग ये LBL में डॉक्टर से शेयर करेंगे. So let's move ahead. Now before moving ahead, we will try to understand कि biologic therapies जैसे कि इनोक्सापेरिन को efficacy और safety proof करने के लिए एक rigorous process से जाने की क्यों जरूरत है and why there is need to ensure that they truly mimic the most important character of the original compound, that is safety. मतलब biologic compounds को equally safe रहना जरूरी है as compared to the original compound. सो इन क्वेश्चंस का आंसर देखने के लिए लेट्स हैव अ लुक एट अ केस रिपोर्ट. इस केस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि एक पेशेंट जिसे 4 साल तक के इनोक्सापेरिन ट्रीटमेंट दी गई थी विद द हेल्प ऑफ ब्रांडेड इनोक्सापेरिन, और जब वो पेशेंट को स्विच किया गया जेनेरिक इनोक्सापेरिन में तो विद इन 4 मंथ्स उस पेशेंट में 2 लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेजेस देखे गए थे. सो ये केस सजेस्ट करता है कि देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रिंजेंट अप्रूवल प्रोसेस फॉर द जेनेरिक बायो इक्विवेलेंट्स लाइक इनोक्सापेरिन, और इनमें स्टडीज जो डेमोन्स्ट्रेट करती है सिमिलर सेफ्टी एंड एफिकेसी एज कंपेयर टू द पेरेंट कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we can agree with the point that for all enoxaparin brands, biological activity is not similar. Now let's try to understand the difference between the biosimilars and the generics. तो ब्रांडेड ड्रग्स हमेशा दो टाइप के रहते हैं, ईदर सिंथेटिक और बायोलॉजिकल. सिंथेटिक मीन्स कि दे आर मेड ऑफ द केमिकल प्रोसेस, एंड बायोलॉजिकल का मतलब है दे आर मेड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेस. सो इनोक्सापेरिन हैज बीन मेड फ्रॉम द लिविंग सोर्सेस. तो biosimilars are the biologic entity and the generics are the chemical entity. Generic drugs are nothing but the replication of the synthetic drug. इसका मतलब ये है कि synthetic drugs को replicate करके generic drugs का manufacturing किया जाता है, और ये एक affordable option है as compared to the branded drugs. और similar replication possible नहीं है biologics में because of their large molecular structure. और साथ में ही बायोसिमिलर्स के साथ में एक सिग्निफिकेंटली हायर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रहती है, और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स रहता है एज कंपेयर टू द जेनेरिक्स. सो वी कैन से दैट बायोसिमिलर्स आर नॉट ट्रू जेनेरिक्स एंड दे एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी टू द इनोवेटर और रेफरेंस प्रोडक्ट. इसी का मतलब है दे आर कंसिडर्ड टू बी बायोलॉजिकली एंड क्लिनिकली कंपेरेबल टू द इनोवेटर प्रोडक्ट. और साथ में जैसे ऑलरेडी शेयर किया गया है कि बायोसिमिलर्स का डेवलपमेंट प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द जेनेरिक्स, और हाई कॉस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है. तो इसका मतलब यह है कि बायोसिमिलर्स आर हाईली सिमिलर टू द रेफरेंस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, प्योरिटी एंड देयर पोटेंसी. Now coming to the next point, we will try to understand the low molecular weight heparins or the enoxaparins. तो हमें ऑलरेडी पता है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स आर दी एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्लोटिक्सा का इनोक्सापेरिन इज द पोर्साइन डिराइव्ड, और साथ ही में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल और एंजाइमेटिक डीपॉलीमराइजेशन ऑफ द अनफ्रैक्शन्ड हेपेरिन. इसका मतलब है एक पर्टिकुलर केमिकल या एंजाइमेटिक प्रोसेस से अनफ्रैक्शन्ड हेपेरिन को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मोड ऑफ एक्शन, we are aware that the low molecular weight heparins are the cofactors of antithrombin, and they indirectly inhibit the activity specifically of factor 10A and factor 2A. So mode of action हमें already पता है, we can see कि low molecular weight heparins या heparins जो है उनका एक्शन होता है factor 10A और factor 2A के ऊपर मेजोरिटीली, और ये एक्शन करने के लिए दे टेक द हेल्प ऑफ द एंटी थ्रोम्बिन 3, दे कंबाइन विद द एंटी थ्रोम्बिन 3 एंड दे इनहिबिट द फैक्टर 10A एंड फैक्टर 2A. बट यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स के एंटीकोएगुलेशन इफेक्ट को सोलली इन टर्म्स ऑफ एंटी फैक्टर 10A एंड एंटी फैक्टर 2A एक्टिविटी के टर्म्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिमोस्टैटिक प्रोसेस में यानी क्लॉटिंग प्रोसेस में जो बाकी के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है उनके साथ भी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स की बायोलॉजिक एक्टिविटी देखी गई है. सो इसका मतलब है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स के अपार्ट फ्रॉम एंटी फैक्टर 10A एंड एंटी फैक्टर 2A
और मल्टीपल इफेक्ट्स है, जैसे कि फैसिलिटेशन ऑफ द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर पाथवे इनिबिटर। तो जैसे कि हमने देखा था एक्सट्रिंसिक पाथवे दैट इज नथिंग बट द टिश्यू फैक्टर पाथवे, और साथ ही में फैक्टर 10A और फैक्टर 2A के इनएक्टिवेशन के अलावा फैक्टर 9A, फैक्टर 11A और फैक्टर 12A के इनएक्टिवेशन में भी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स का रोल रहता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स का एक और इफेक्ट है दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स, और ये सब चीजें इंपैक्ट करती है काइनेटिक्स ऑफ इनिबिशन ऑफ द थ्रोम्बिन जनरेशन एंड क्लॉट फॉर्मेशन। मतलब क्लॉट फॉर्मेशन एंड थ्रोम्बिन जनरेशन की प्रोसेस में इनका भी इंपैक्ट रहता है, अपार्ट फ्रॉम इनएक्टिवेशन ऑफ एंटी फैक्टर 10A एक्टिविटी एंड एंटी फैक्टर 2A एक्टिविटी। नाउ मोड ऑफ एक्शन के बाद में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इनोक्सापैरिन्स। So enoxaparins are the complex mixture of the oligosaccharides and they vary in chemical structure and size। इसका मतलब है कि oligosaccharides का एक complex mixture है इनोक्सापैरिन, और अलग अलग इनोक्सापैरिन्स में वेरिएशन देखे गए हैं इन टर्म्स ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर एंड साइज। और इनोक्सापैरिन के केमिकल फीचर्स डिटरमाइन करने के लिए दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ द हेपेरिन व्हिच हैज बीन यूज्ड, and the second one is the chemical process used to cleave the heparin into enoxaparin. Now the specific oligosaccharide sequence within the branded and the biosimilar enoxaparin bind to the plasma proteins and the cell membranes, and the resultant effect is the activation of the biological pathways or the inhibition of the biological pathways। इसी का मतलब ये है कि जो ब्रांडेड इनोक्सापैरिन या फिर बायोसिमिलर इनोक्सापैरिन में जो स्पेसिफिक ओलिगोसैकेराइड सीक्वेंस प्रेजेंट है वो बाइंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स और सेल मेम्ब्रेन्स को, और बाइंडिंग की वजह से जो इफेक्ट आता है इट कुड बी द एक्टिवेशन ऑफ द बायोलॉजिकल पाथवेज और द इनिबिशन ऑफ द बायोलॉजिकल पाथवेज। और इसी की वजह से अलग अलग इनोक्सापैरिन्स में अलग अलग रिजल्ट्स देखे गए हैं इन टर्म्स ऑफ द एक्शन ऑन द बायोलॉजिकल पाथवेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर देयर एनी बैच टू बैच वेरिएशंस फॉर द जेनेरिक इनोक्सापैरिन। सो स्टडीज ने भी रिपोर्ट किया है बैच टू बैच वेरिएशंस इन द जेनेरिक इनोक्सापैरिन्स in terms of wider inter-individual variation for generic enoxaparin in comparison with the branded enoxaparin। The next point is a lower overall anticoagulant effect, यानी anticoagulation effect appropriate नहीं आना, and the third point is showing the higher than expected anticoagulant response to the given concentration of the generic enoxaparin। तो यहाँ पे तीन मेजर कंसर्न्स दिखे गए थे बैच टू बैच वेरिएशन में, कि पेशेंट्स के बीच में भी इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन ज्यादा था एज कंपेयर टू द ब्रांडेड इनोक्सापैरिन। सेकेंड पॉइंट, लोअर ओवरऑल एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट, एंड द थर्ड पॉइंट इज हायर देन एक्सपेक्टेड एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक स्टडी जो हाईलाइट करती है डिफरेंसेस बिटवीन द जेनेरिक वर्जन्स ऑफ द इनोक्सापैरिन। सो ये स्टडी कैरी आउट की गई थी टू कंपेयर द anticoagulant activity, potency profile of the branded enoxaparin with a generic version of the enoxaparin, and साथ ही में to assess the pharmacodynamic response of the two products using number of in vitro and ex vivo analysis। तो इसमें in vivo ex vivo analysis भी किया गया था और साथ ही में anticoagulant activity और potency profile भी चेक किया गया था। सो इस स्टडी के कुछ आउटकम्स थे, despite pharmaceutical equivalence, generic versions of the enoxaparin may differ in their pharmacodynamic actions and result in potential clinical implications। इसका मतलब है कि pharmaceutical equivalence होने के बावजूद भी generic versions of the enoxaparin differ कर सकते हैं in terms of the pharmacodynamic actions, और इसकी वजह से patients में potential complications हो सकते हैं। So इस स्टडी में यूज किए गए generic and branded enoxaparins में average molecular weight, anti-factor 10A activity and anti-factor 2A activity was similar, but differences were observed in following in vitro and ex vivo observations। The first one, in vitro activity में thrombin generation and the kinetics of clot formation में difference देखा गया था, and ex vivo pharmacodynamics में thrombin generation inhibition, tissue factor pathway inhibition release और and inhibition of the active form of thrombin activated fibrinolysis inhibitor was seen। सो अभी तक हम लोग समझने का ट्राई कर रहे थे कि ये स्ट्रिंजेंट प्रोसेस की जरूरत क्यों है फॉर द बायोलॉजिक्स लाइक इनोक्सापैरिन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एफडीए एंड ईएमए रिकमेंडेशंस फॉर द बायोसिमिलर स्टडी। सो यहाँ पे बायोसिमिलरिटी या बायोइक्विवेलेंस कंपेयर करने के लिए एफडीए और ईएमए दोनों ने रिकमेंड किया है मेजरमेंट ऑफ द एंटी फैक्टर 10A एक्टिविटी एंड द एंटी फैक्टर 2A एक्टिविटी।
और एडिशनली EMA ने रिकमेंड किया है टू कंपेयर द ratio of anti-factor 10A activity to anti-factor 2A activity as a secondary parameter. So to summarize, following pharmacodynamic properties should be investigated in a randomized single dose two-way crossover and preferably double-blind study in healthy volunteers using subcutaneous administration of the enoxaparin. So चार पैरामीटर्स यहाँ कंपेयर करने का रिकमेंडेशन है फ्रॉम द FDA एंड EMA. The first one anti-factor 10A activity, second one anti-factor 2A activity, third one the ratio of anti-factor 10A to the anti-factor 2A activity, and the next one is the TFPA activity, that is tissue factor pathway inhibitor activity. Now let's have a look at the bioequivalence study to prove the pharmacodynamic equivalence of the Clotixa with the Clexane, which was done in 24 healthy individuals with the help of the subcutaneous administration of the enoxaparin in the fasting condition. तो ये स्टडी का पहला ऑब्जेक्टिव था टू कंपेयर एंड इवेल्युएट द फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ क्लोटिक्सा विद दैट ऑफ क्लेक्सैन, और दूसरा था टू मॉनिटर द सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स. सो टोटल 24 सब्जेक्ट्स वर एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टडी. ये स्टडी में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो एनरोल किए गए थे दोज वर 24, एंड फार्माकोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाज डन टू गेट टू द कंक्लूजन. तो जैसे कि हम लोग इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पेशेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था. ग्रुप 1 जो यहाँ पे रेड कलर में है एंड ग्रुप 2 जो यहाँ पे ब्लू कलर में है, और इस पर्टिकुलर स्टडी को दो स्टेज में डिवाइड किया गया था, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. तो स्टेज 1 में जो ग्रुप 1 वाले यानी रेड वाले जो पेशेंट्स हैं उन्हें क्लोटिक्सा दिया गया था अंडर फास्टिंग कंडीशन, एंड ग्रुप 2 जो कि ब्लू कलर में है उन्हें क्लेक्सैन दिया गया था अंडर फास्टिंग कंडीशन. सो ग्रुप 1 के 12 मेंबर्स एंड ग्रुप 2 के 12 मेंबर्स को रिस्पेक्टिवली क्लोटिक्सा एंड क्लेक्सैन दिया गया था, एंड आफ्टर 7 डेज ग्रुप 2 के 12 पेशेंट्स को क्लोटिक्सा एंड ग्रुप 1 के 12 पेशेंट्स को क्लेक्सैन एडमिनिस्टर किया गया था. सो यहाँ पे हम लोग क्लियर है रिगार्डिंग द ग्रुप्स. दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था पेशेंट्स को, द ग्रुप 1 एंड द ग्रुप 2, एंड वी आर क्लियर अबाउट द टू स्टेजेस, द फर्स्ट स्टेज एंड द सेकेंड स्टेज, एंड द गैप बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्लोटिक्सा एंड क्लेक्सैन वाज 7 days. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एंटी-फैक्टर 10A activity bioequivalence. And we can see that two pharmacodynamic parameters were compared. The first one was the Amax, that is activity max, and the second one was AUEC-T, that is nothing but the area under the plasma concentration versus time curve from 0 to last collection time, that is T. So we can see the geometric mean of these particular parameters Amax and AUEC-T for the Clotixa and Clexane, और उनका रेशियो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, that is the ratio of the geometric mean, that is 109.62% for the Amax and 107.94% for the AUEC-T, and we can see that the confidence interval of the anti-10A activity between the Clotixa and the Clexane for the Amax and AUEC-T were well within the acceptance range, that is 80 to 125%. So outcome of the bioequivalence result is that it has been proven to be bioequivalent in terms of the anti-factor 10A activity. तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि anti-factor 10A activity bioequivalence has been proved with the help of this data. And this anti-factor 10A activity bioequivalence can also be seen in this particular graph. So linear graph and semi-logarithmic graph, दोनों ग्राफ में हम देख सकते हैं that there has been the equivalence in terms of the activity. Similarly, we will have a look at anti-factor 2A activity bioequivalence. तो यहाँ पे भी similar दो parameters Amax and AUEC-T, that is activity max and the area under the plasma concentration against the time curve from the time 0 to the last collection time T. So we can see that the geometric means are given here, and the ratio of geometric mean is given as 112.09% and 115.78%, and we can conclude that the confidence interval of the anti-factor 2A activity between the Clotixa and the Clexane for the Amax and AUEC-T were well within the acceptance range of the 80 to 125%. Hence the outcome of this bioequivalence result is that Clotixa has been proven to be bioequivalent in terms of the anti-factor 2A activity. So similarly ये linear and semi-logarithmic graph में भी हम लोग देख सकते हैं that there is the bioequivalence between the Clotixa and the Clexane. So this is the linear graph and this is the semi-logarithmic graph, and visually we can also see that there is a bioequivalence. Now the third recommended parameter यहाँ पे है the ratio of the anti-factor 10A to the anti-factor 2A activity.
एंड यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ द एक्टिविटी मैक्स एंड द एरिया अंडर द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन against the time curve for the time starting from 0 to the end time that is t were included. और यहाँ पे भी दोनों के ज्योमेट्रिक मीन अगर देखा जाए तो 7.461, 7.629, 11.345 एंड 12.174 और उनके रेशियोज 97.80% and 93.19%. So we can see that the confidence interval of the anti-factor 10A to the anti-factor 2A activity ratio between the Clotixa and the Clexane for the Amax and AUEC-T were well within the acceptance range of 80 to 125%. और साथ ही में ये स्टडी में एक सपोर्टिव एविडेंस भी सबमिट किया गया था to show the equivalence of the TFPI and APTT, that is nothing but the tissue factor pathway inhibitor and activated partial thromboplastin time. तो यहाँ पे ग्राफ में भी हम लोग देख सकते हैं कि there has been similarity in the linear mean plots of the tissue factor pathway inhibitor and activated partial thromboplastin time. And coming to the important part, that is the safety results. तो यहाँ पे no serious adverse events were reported in this particular study. A total of 2 adverse events were reported, मतलब 2 adverse event यहाँ study में देखे गए थे in the 2 subjects and one was in the Clotixa arm and the other one was in the Clexane arm. और ये adverse events mild in severity में थे. So it can be concluded from this particular study, from the data and from the observations that Clotixa and Clexane are bioequivalent under the fasting condition. So thank you colleagues, hope so this particular video tutorial will help you to understand the bioequivalence study and promote effectively in front of the doctors.